तो दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आज की बाजार की एक और नए वीडियो में। मैं हूं सौरभ और आज हम बात करेंगे बजट को लेकर। आज जो संसद में बजट पास हुआ है उसके अच्छे और बुरे दिक्कों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे और आज के इस बजट की जानकारी भी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आयकर में राहत, क्या 12 लाख तक की आय सच में करमुक्त है? न्यूज स्क्रिप्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नए टैक्स व्यवस्था न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स न लगाने की घोषणा की है। यह मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है। समीक्षा। अच्छे पक्ष की बात करें तो इससे लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए अधिक पैसा बचेगा, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी। हालांकि आलोचकों का कहना है कि ये लाभ केवल नई टैक्स व्यवस्था चुनने वालों को मिलेगा। पुरानी व्यवस्था ओल्ड टैक्स रिजीम को तरजीह देने वाले बचतकर्ताओं के लिए कोई नई राहत नहीं दी गई है, जो निवेश की आदत को हतोत्साहित कर सकता है। दूसरा, वाराणसी को हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की सौगात। न्यूज स्क्रिप्ट। बजट में वाराणसी सहित देश के 7 प्रमुख शहरों को हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से जोड़ने का बड़ा ऐलान हुआ है। सरकार का लक्ष्य कनेक्टिविटी को विश्व स्तरीय बनाना है। समीक्षा। बुनियादी ढांचे के विकास के नजरिए से ये क्रांतिकारी कदम है। ये पर्यटन और व्यापार को गति देगा, लेकिन इस परियोजना की लागत और भूमि अधिग्रहण की चुनौतियां चिंता का विषय हैं। विपक्ष का तर्क है कि सरकार केवल बड़े शहरों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जबकि ग्रामीण रेलवे लाइनों और आम पैसेंजर ट्रेनों की हालत में सुधार की गति धीमी है। सोना और चांदी हुआ सस्ता, निवेशकों के लिए झटका या आम जनता की खुशी? न्यूज स्क्रिप्ट। सरकार ने सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाने का फैसला किया है, जिससे इनके दाम गिरकर 26,000 रुपए तक टूट गए हैं। आम खरीदारों और शादी ब्याह वाले परिवारों के लिए ये खबर राहत भरी है। बाजार में तरलता बढ़ेगी। वहीं खराब पक्ष ये है कि जिन लोगों ने सोने में निवेश किया था, उन्हें रातों रात बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। साथ ही आयात बढ़ने से देश के व्यापार घाटे पर दबाव बढ़ सकता है। कृषि क्षेत्र। 1.7 करोड़ किसानों के लिए आकांक्षी जिला मॉडल। न्यूज स्क्रिप्ट। सरकार ने 100 जिलों के 1.7 करोड़ किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक और ऋण से जोड़ने के लिए विशेष बजट आवंटित किया है। समीक्षा। ये छोटे किसानों की उत्पादकता बढ़ाने की दिशा में एक ठोस कदम है। कृषि क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने की कोशिश सराहनीय है। हालांकि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर कानूनी गारंटी की कमी अभी भी एक बड़ा सवाल बनी हुई है। किसानों का एक वर्ग इसे केवल कुछ चुनिंदा जिलों तक सीमित रखने की आलोचना कर रहा है। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, भारत बनेगा ग्लोबल हब। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा की गई है, जिसमें 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। समीक्षा। ये मेक इन इंडिया को नई ऊंचाई पर ले जाएगा और भविष्य की चिप निर्भर अर्थव्यवस्था में भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। लेकिन नकारात्मक पक्ष ये है कि इस भारी निवेश का लाभ केवल बड़े कॉर्पोरेट घरानों को मिलेगा। एमएसएमई क्षेत्र को इस हाईटेक सप्लाई चेन में शामिल करने के लिए पर्याप्त स्पष्टता की कमी महसूस की जा रही है। रोजगार और कौशल विकास, क्या इंटर्नशिप योजना से बदलेगी युवाओं की किस्मत? इस बजट में सरकार ने युवाओं के लिए कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट और इंटर्नशिप के माध्यम से रोजगार के नए द्वार खोलने का वादा किया है। सरकार का लक्ष्य देश की शीर्ष 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है, जिसके लिए एक बड़ा बजट आवंटित किया गया है। विस्तृत समीक्षा। विशेषज्ञों का मानना है कि उद्योग की मांग के अनुसार युवाओं को तैयार करना समय की मांग है। इससे बेरोजगारी दर में कमी आ सकती है। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि मात्र इंटर्नशिप पक्की नौकरी की गारंटी नहीं देती। सरकार को खाली पड़े पदों को भरने और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसरों पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। रक्षा बजट। आत्मनिर्भर भारत और आधुनिकीकरण की चुनौती। रक्षा क्षेत्र में भारत अब आयात से ज्यादा निर्यात और स्थानीय निर्माण पर जोर दे रहा है। रक्षा बजट में वृद्धि के साथ साथ स्वदेशी रक्षा उपकरणों के उत्पादन के लिए विशेष फंड जारी किया गया है। विस्तृत समीक्षा। सामरिक दृष्टि से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना भारत के लिए गौरव की बात है। इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी, मगर एक बड़ी चुनौती ये है कि रक्षा बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा वेतन और पेंशन के भुगतान में चला जाता है। ऐसे में अत्याधुनिक हथियारों की खरीद और रिसर्च R&D के लिए पर्याप्त बजट जुटाना एक कठिन कार्य बना हुआ है। 9. MSME क्षेत्र, अर्थव्यवस्था की रीढ़ को सहारा।
वित्त मंत्री ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों एमएसएमई को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए उनके लिए ऋण गारंटी योजना का विस्तार किया है, ताकि छोटे व्यापारियों को बिना किसी परेशानी के बैंक से लोन मिल सके। लोन मिलने में आसानी होने से छोटे व्यवसाय मंदी के झटकों को झेल पाएंगे। लेकिन विपक्षी दलों और व्यापार संघों का कहना है कि सिर्फ लोन ही काफी नहीं है। एमएसएमई को सीधे सब्सिडी या जीएसटी में राहत की जरूरत थी। साथ ही बहुत से छोटे उद्योग अब भी सरकारी पंजीकरण प्रक्रिया से बाहर हैं, जिससे वे इन लाभों से वंचित रह जाते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र, अस्पतालों का निर्माण बनाम बीमा प्रीमियम का बोझ। स्वास्थ्य बजट में इस बार बुनियादी ढांचे जैसे कि नए अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के निर्माण पर फोकस किया गया है। सरकार का लक्ष्य दूर दराज के इलाकों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना है। बुनियादी ढांचे पर निवेश सराहनीय है, लेकिन मध्यम वर्ग की एक बड़ी मांग अधूरी रह गई है। स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम पर लगने वाले 18% जीएसटी को कम नहीं किया गया है। आम आदमी की मांग थी कि टैक्स कम हो ताकि निजी इलाज और बीमा सस्ता हो सके। इस मुद्दे पर चुप्पी मध्यम वर्ग के लिए निराशाजनक रही है। हरित ऊर्जा मिशन, नेट जीरो की ओर भारत के बढ़ते कदम। वित्त मंत्री ने बजट 2026 में सौर और पवन ऊर्जा के लिए भारी निवेश की घोषणा की है। सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के दायरे को बढ़ाकर अब 2 करोड़ घरों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए मिलने वाली सब्सिडी में 20% की वृद्धि की गई है। सरकार का उद्देश्य 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन यानी नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करना है। समीक्षा, इसका सकारात्मक पक्ष ये है कि इससे आम आदमी का बिजली बिल शून्य हो जाएगा और देश की जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी। ये पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। हालांकि इसका नकारात्मक पक्ष ये है कि सोलर पैनलों के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल और लिथियम बैटरी के लिए हम अब भी आयात पर निर्भर हैं। यदि स्थानीय निर्माण को तेजी से बढ़ावा नहीं दिया गया तो ये योजना विदेशी कंपनियों के लिए बड़ा बाजार बन जाएगी। शिक्षा बजट, डिजिटल यूनिवर्सिटी और उच्च शिक्षा ऋण में बदलाव। बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन में 15% की बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने एक राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है, जहां छात्र घर बैठे विश्व स्तरीय शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए मिलने वाले एजुकेशन लोन की ब्याज दरों में 1% की कटौती की गई है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्र अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। डिजिटल यूनिवर्सिटी शिक्षा के लोकतंत्रीकरण के लिए अच्छी है, लेकिन भारत के ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट और बिजली की अस्थिरता इस डिजिटल सपने के सामने एक बड़ी बाधा है। आलोचकों का कहना है कि सरकार प्राथमिक शिक्षा और जर्जर हो चुके सरकारी स्कूलों की इमारतों को सुधारने के बजाय केवल उच्च और डिजिटल शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जो बुनियादी ढांचे की अनदेखी है। ग्रामीण आवास योजना, छत देने का संकल्प। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अगले 2 वर्षों में 3 करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए बजट आवंटन को पिछले साल की तुलना में 2 गुना कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि घर मिलने से न केवल जीवन स्तर सुधरेगा, बल्कि निर्माण क्षेत्र में भारी रोजगार भी पैदा होगा। ये कदम ग्रामीण परिवेश को दूर करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे सीमेंट, सरिया और पेंट जैसे उद्योगों को भी गति मिलेगी। लेकिन धरातल पर समस्या भ्रष्टाचार की है। अक्सर लाभार्थियों के चयन में राजनीति और बिचौलियों का हस्तक्षेप देखा जाता है। इसके अलावा महंगाई के कारण निर्माण सामग्री की बढ़ती कीमतें सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता को अपर्याप्त बना देती हैं। पर्यटन विकास, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का कायाकल्प। बजट 2026 में पर्यटन को एक प्रमुख आर्थिक इंजन के रूप में पहचाना गया है। सरकार ने अयोध्या, काशी के बाद अब उज्जैन, पुरी और मदुरई जैसे शहरों के बुनियादी ढांचे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया है। साथ ही विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इनक्रेडिबल इंडिया 3.0 अभियान की शुरुआत की गई है। इससे स्थानीय रोजगार और होटल व्यवसाय को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन बढ़ने से विदेशी मुद्रा भंडार में भी वृद्धि होगी। नकारात्मक पक्ष ये है कि सरकार का पूरा ध्यान केवल धार्मिक पर्यटन पर केंद्रित है। प्राकृतिक स्थलों, ट्रैकिंग रूट और अन्य ऐतिहासिक किलों की अनदेखी की जा रही है। साथ ही अनियंत्रित पर्यटन से इन क्षेत्रों के पर्यावरण और पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी को गंभीर नुकसान होने का खतरा है। स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या वास्तव में कीमतें गिरेंगी?
मोबाइल फोन और उनके पुर्जों यानी कंपोनेंट्स पर आयात शुल्क में 5% की कमी की गई है। सरकार का दावा है कि इससे भारत में स्मार्टफोन का निर्माण सस्ता होगा और जनता को कम कीमत पर आधुनिक तकनीक उपलब्ध होगी। ये कदम भारत को वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट हब बनाने की रणनीति का हिस्सा है। उपभोक्ताओं के लिए ये एक सुखद खबर है, क्योंकि इससे प्रीमियम और मिड रेंज फोन सस्ते हो सकते हैं। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू ये है कि पुर्जों के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पर कोई स्पष्ट रोड मैप नहीं दिया गया है। जब तक चिप और मदरबोर्ड भारत में नहीं बनेंगे, तब तक हम केवल असेंबलर बनकर रह जाएंगे, निर्माता नहीं। स्टार्टअप्स के लिए टैक्स हॉलिडे का विस्तार। न्यूज स्क्रिप्ट। उभरते उद्यमियों को राहत देते हुए सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए टैक्स हॉलिडे को और 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। अब नए स्टार्टअप्स को पहले 5 वर्षों तक आयकर में विशेष छूट मिलेगी। इसके साथ ही एंजल टैक्स के नियमों को और अधिक सरल बनाया गया है, ताकि विदेशी निवेश आसानी से भारत आ सके। समीक्षा। ये कदम नवाचार को बढ़ावा देगा और भारत की यूनिकॉर्न लिस्ट को लंबा करेगा। रोजगार सृजन के लिए ये एक सकारात्मक पहल है, लेकिन खराब पहलू ये है कि ये लाभ केवल पंजीकृत और तकनीकी स्टार्टअप्स तक ही सीमित है। पारंपरिक छोटे व्यवसायों और ग्रामीण क्षेत्रों के स्टार्टअप्स को इन नीतियों का लाभ लेने में भारी कागजी कार्यवाही और कानूनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण। लखपति दीदी का नया लक्ष्य। बजट में लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 3 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ महिलाओं तक कर दिया गया है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को ड्रोन संचालन, एलईडी बल्ब निर्माण और जैविक खेती का प्रशिक्षण दिया जाएगा। महिला सुरक्षा के लिए निर्भया फंड में भी अतिरिक्त आवंटन किया गया है। समीक्षा। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए ये एक बेहतरीन विजन है। जब महिला सशक्त होगी तो समाज का विकास होगा। लेकिन आलोचना इस बात की हो रही है कि कार्यस्थलों पर सुरक्षा और सार्वजनिक परिवहन में सुधार के लिए कोई ठोस बुनियादी ढांचागत निवेश नहीं दिखा। सिर्फ प्रशिक्षण से महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं बन सकती, उन्हें बाजार और मार्केटिंग के अवसर भी चाहिए। डिजिटल रुपया और ब्लॉकचेन, भविष्य की बैंकिंग। न्यूज स्क्रिप्ट। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित डिजिटल रुपये के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विशेष डिजिटल साक्षरता अभियान की घोषणा की है। बजट में ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित सरकारी रिकॉर्ड्स के रखरखाव के लिए भी धन आवंटित किया गया है। सरकार का लक्ष्य कागजी नोटों की छपाई की लागत को कम करना है। समीक्षा। ये पारदर्शिता और वित्तीय सुरक्षा के लिए अच्छा है। भ्रष्टाचार और जाली नोटों पर लगाम लगेगी, परंतु ग्रामीण भारत में जहां आज भी लोग नगद लेन देन पर निर्भर हैं, वहां डिजिटल मुद्रा को अपनाना एक बड़ी चुनौती है। साइबर सुरक्षा की कमी और ऑनलाइन धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के बीच जनता का भरोसा जीतना सरकार के लिए कठिन होगा। परिवहन और लसद, लॉजिस्टिक्स, लागत घटाने की चुनौती। न्यूज स्क्रिप्ट। बजट में पीएम गति शक्ति योजना को नई ऊर्जा दी गई है। नए समर्पित माल गलियारे और जल मार्गों के विकास के लिए भारी निवेश का प्रस्ताव है। सरकार का लक्ष्य भारत में लॉजिस्टिक्स लागत को जीडीपी के 14% से घटाकर 8% पर लाना है। समीक्षा। यदि लॉजिस्टिक्स सस्ता होता है तो भारतीय उत्पाद वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनेंगे, निर्यात बढ़ेगा और महंगाई कम होगी। हालांकि इन परियोजनाओं की समय सीमा को लेकर हमेशा संदेह रहता है। देरी होने के कारण परियोजनाओं की लागत बढ़ जाती है और आम जनता को इसका लाभ समय पर नहीं मिल पाता। तंबाकू और विलासिता की वस्तुएं, सिन टैक्स में वृद्धि। न्यूज स्क्रिप्ट। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सिगरेट, तंबाकू उत्पादों और कुछ विलासिता की वस्तुओं पर टैक्स बढ़ा दिया है। इससे सरकार को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा, जिसका उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में किया जाएगा। समीक्षा। सार्वजनिक स्वास्थ्य की दृष्टि से ये एक सराहनीय कदम है। ये लोगों को धूम्रपान छोड़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। लेकिन उद्योग जगत का तर्क है कि बहुत अधिक टैक्स बढ़ाने से अवैध तंबाकू व्यापार और तस्करी यानी स्मगलिंग को बढ़ावा मिलता है, जिससे सरकार को राजस्व की हानि होती है और लोगों के स्वास्थ्य के साथ घटिया उत्पादों के माध्यम से खिलवाड़ होता है। अंतरिक्ष विज्ञान, गगनयान और निजी भागीदारी। न्यूज स्क्रिप्ट। इसरो के मिशनों और अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए बजट में 5,000 करोड़ का विशेष कोष यानी वेंचर कैपिटल बनाया गया है। सरकार चाहती है कि भारत वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी 2% से बढ़ाकर 10% करे। समीक्षा।
ये युवाओं के लिए विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में नए द्वार खोलेगा। भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। हालांकि विपक्ष का सवाल है कि जब देश में बेरोजगारी और गरीबी जैसे बुनियादी मुद्दे हैं, तब अंतरिक्ष पर इतना भारी खर्च कितना उचित है। प्राथमिकताओं और उच्च तकनीकी सपनों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। उर्वरक सब्सिडी किसानों के लिए दो धारी तलवार। न्यूज स्क्रिप्ट। बजट में उर्वरक सब्सिडी के लिए आवंटन को पिछले वर्ष के मुकाबले स्थिर रखा गया है। सरकार ने नैनो यूरिया के उपयोग को बढ़ावा देने की बात कही है, ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे और सरकार का वित्तीय बोझ कम हो। समीक्षा। नैनो यूरिया एक आधुनिक और वैज्ञानिक समाधान है। इससे कृषि लागत कम हो सकती है, लेकिन किसानों का एक बड़ा तबका अभी भी पारंपरिक यूरिया का आदी है। सब्सिडी में भारी कटौती ना करना राहत की बात है, लेकिन कीमतों में स्थिरता बनाए रखना और कालाबाजारी रोकना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। 23 शहरी विकास, स्मार्ट सिटी से आगे का विजन। न्यूज स्क्रिप्ट। सरकार ने बड़े शहरों के पास सैटेलाइट टाउन विकसित करने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य महानगरों पर जनसंख्या के दबाव को कम करना और छोटे शहरों में बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान करना है। बजट में सीवरेज सिस्टम और शहरी परिवहन के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया है। ये शहरी नियोजन के लिए एक दूरगामी सोच है, लेकिन पिछले 10 वर्षों के स्मार्ट सिटी मिशन के परिणाम अभी भी पूरी तरह से जमीन पर नहीं दिखे हैं। कई शहरों में जल भराव और कचरा प्रबंधन की समस्या जस की तस बनी हुई है। नए शहर बनाने से पहले पुराने शहरों की बुनियादी समस्याओं को हल करना अधिक आवश्यक है। 24 रक्षा निर्यात, मेक इन इंडिया से मेक फॉर वर्ल्ड। न्यूज स्क्रिप्ट। बजट में रक्षा निर्यात का लक्ष्य 35,000 करोड़ रखा गया है। ब्रह्मोस मिसाइल और तेजस जैसे विमानों को मित्र देशों को बेचने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को निजी क्षेत्र के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया गया है। समीक्षा। ये भारत की वैश्विक छवि को एक हथियार आयातक से निर्यातक में बदल देगा। आर्थिक रूप से ये बहुत लाभकारी है, परंतु रक्षा क्षेत्र में निजीकरण बढ़ने से सुरक्षा और गोपनीयता यानी सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के जोखिम बढ़ सकते हैं। साथ ही गुणवत्ता नियंत्रण में कोई भी चूक देश की साख को नुकसान पहुंचा सकती है। आयकर प्रशासन में सुधार, पारदर्शी और फेसलेस असेसमेंट। न्यूज स्क्रिप्ट। करदाताओं की सुविधा के लिए आयकर विभाग को पूरी तरह से डिजिटल और फेसलेस बनाने की प्रक्रिया को तेज किया गया है। अब आयकर दाताओं को नोटिस और अपील के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। सरकार ने पुराने विवादित मामलों को निपटाने के लिए एक नई विवाद से विश्वास 2.0 योजना शुरू की है। समीक्षा। ये ईमानदारी से कर भरने वालों के लिए बड़ी राहत है। इससे भ्रष्टाचार और उत्पीड़न में कमी आएगी। लेकिन खराब पक्ष ये है कि तकनीकी खराबी या सिस्टम की जटिलताओं के कारण कई बार आम करदाताओं को अपनी बात समझाने का मौका नहीं मिलता। डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण छोटे व्यापारियों को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पर भारी निर्भर रहना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर से मुलाकात होगा आज की बाजार के कल के नई वीडियो में।